इस्लामाबाद सार्क सम्मेलन में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकवाद को सार्क की सबसे बड़ी चुनौती बताया है। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कहा कि आतंकियों को शहीद बताकर उनका महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। सार्क सम्मेलन के दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि एक देश का आतंकी किसी दूसरे देश के लिए शहीद नहीं हो सकता। आतंकवाद को बढ़ावा और पनाह देने वाले देशों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पाकिस्तान से लौटकर गृह मंत्री ने कहा कि उन्होंने इस्लामाबाद में भारत का पक्ष मजबूती से रखा है और संसद के सामने पूरा बयान देंगे। बस इतना ही कहना चाहूँगा इस संबंध में कि मैं कोई स्टेटमेंट इस समय नहीं देना चाहता क्योंकि पार्लियामेंट चल रही है जी। और वहाँ पर जो भी हमारी स्पीच हुई है सबको डिस्ट्रीब्यूट हुई है वहाँ पर। पाकिस्तान के गृह मंत्री चौधरी निसार अली खान ने बयान दिया कि उन्होंने राजनाथ सिंह से बातचीत के जरिए दोनों देशों के मसले सुलझाने की बात कही। संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान से साफ कहा है कि कश्मीर द्विपक्षीय मुद्दा है और इस मसले में कोई तीसरा पक्ष दखल नहीं देगा। यूएन ने ये बात पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के सलाहकार सरताज अजीज की चिट्ठी के जवाब में कही है। सरताज अजीज ने कश्मीर मुद्दे पर यूएन से दखल की मांग की थी। Its mandate is to observe and report on the ceasefire between India and Pakistan along the line of control. The UN mission there does not have a mandate beyond the line of control. इस बीच अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने पाकिस्तान को मिलने वाली $30 करोड़ की मदद पर रोक लगा दी है। हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ कड़ी कार्रवाई में पाकिस्तान के नाकाम रहने की वजह से अमेरिका ने ये कदम उठाया है। अधिकारों की जंग में दिल्ली हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल सरकार को आज बड़ा झटका लगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा उपराज्यपाल नजीब जंग दिल्ली के मुख्य प्रशासक हैं और दिल्ली सरकार उपराज्यपाल की मर्जी के बिना कोई भी कानून नहीं बना सकती। कोर्ट ने यह भी कहा कि उपराज्यपाल केजरीवाल सरकार की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है, वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी हैं। ये भी अब सबको वाज़ेह हो जाना चाहिए कि लेफ्टिनेंट गवर्नर इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। आम आदमी पार्टी हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी। माननीय उच्च न्यायालय ने जिन भी परिस्थितियों को देखते हुए, जिन भी पक्षों को देखते हुए, जिन दलीलों को देखते हुए फैसला लिया, हम सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखेंगे। बीजेपी ने केजरीवाल सरकार से कोर्ट के फैसले को मानकर काम करने की सलाह दी है। तो आज का दिन ये अराजकता वर्सेस जो कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है उसके लिए एक बड़ी जीत है। बुलंदशहर में हाईवे पर गैंगरेप के 6 दिन बाद यूपी सरकार केस की सीबीआई जांच के लिए तैयार हो गई है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि अगर परिवार चाहता है तो वो सीबीआई जांच के लिए तैयार है। इस बीच अखिलेश यादव ने विपक्ष पर राजनीति करने का भी आरोप लगाया। बीजेपी और दल कमरे में बैठ करके आखिरकार पीड़ित लोगों को क्या समझा रहे हैं। वो चाहते हैं सीबीआई, मैं सीबीआई से जांच करने को तैयार हूँ। वो अगर पीड़ित की मदद चाहते हैं, मैं मदद करने को तैयार हूँ। बुलंदशहर गैंगरेप के पीड़ित परिवार से मिलने पहुंची कांग्रेस नेता शीला दीक्षित को लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। शीला दीक्षित नोएडा के खोड़ा में पीड़ित परिवार से मिलने पहुंची थी। नाराज लोगों ने शीला दीक्षित के खिलाफ नारेबाजी की। कानूनी सहायता देने के लिए तैयार है। अखिलेश जी जाग जाओ, क्योंकि आपका प्रदेश जो है इतना गैर कानूनी है, कानून कहीं यहाँ पर काम नहीं देता। 29 जुलाई की रात बुलंदशहर में 12 हथियारबंद बदमाशों ने शाहजहांपुर जा रहे एक परिवार को रास्ते में रोककर लूटपाट की और फिर मां बेटी के साथ गैंगरेप किया। मुख्य आरोपी अब तक फरार है। विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह से बातचीत के बाद सऊदी अरब सरकार वहां फंसे भारतीयों को एग्जिट वीजा मुहैया कराने और उनका खर्च उठाने के लिए तैयार हो गई है। वीके सिंह ने इस मुद्दे पर सऊदी अरब के श्रम और सामाजिक विकास मंत्री मोफरीज अल हकवानी से मुलाकात की। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने आज बताया कि सऊदी अरब सरकार वहां फंसे बेरोजगार भारतीयों को दूसरी नौकरी दिलाने और बकाया वेतन भुगतान में भी मदद करेगी। सऊदीज ने ये कहा कि वो केवल एग्जिट वीजा ही नहीं देंगे, एग्जिट वीजा के साथ साथ अपने विमानों के माध्यम से अपने खर्चे पर उनको भारत में भेजने का काम करें कि इनकी योग्यता के अनुसार जहां कहीं नौकरियां उपलब्ध हैं और वो इनको रखना चाहते हैं तो हम अनुमति देते हैं कि वो इनको रख सकते हैं। अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन अपने लड़ाकू विमान F-16 के मुख्य कारखाने को भारत शिफ्ट करना चाहती है। कंपनी ने भारत में ही मेन एक्सपोर्ट सेंटर बनाने की बात कही है। लॉकहीड मार्टिन की तरफ से भारत सरकार को इस बारे में औपचारिक प्रस्ताव भी दे दिया गया है। हाल ही में अमेरिकी सांसदों की आपत्ति के बाद पाकिस्तान को F-16 विमान देने पर रोक लगाई गई थी। अगर भारत सरकार इस प्रस्ताव को मान लेती है तो 36 महीने के बाद ही लॉकहीड मार्टिन भारत के कारखाने में F-16 लड़ाकू विमान के सबसे एडवांस वर्जन ब्लॉक 70 का प्रोडक्शन शुरू कर देगी।
देश में भ्रष्टाचार के मामलों में 50% से ज्यादा की कमी आई है। हाल ही में संसद में पेश की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक चीफ विजिलेंस कमीशन को 2015 में भ्रष्टाचार से संबंधित 29,838 शिकायतें मिली, जो 2014 के मुकाबले करीब आधी है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 4 साल में शिकायतों का ये सबसे कम आंकड़ा है। 2014 में सीबीसी को भ्रष्टाचार से जुड़ी 62,000 से ज्यादा शिकायतें मिली थी, जबकि 2013 में 31,432 और 2012 में 37,039 मामले सामने आए थे। महाराष्ट्र में रायगढ़ हादसे में अब तक 11 शव बरामद कर लिए गए हैं। इनमें 7 पुरुष और 4 महिलाओं के शव हैं। राहत और बचाव के काम में लगी रेस्क्यू टीम ने बस ड्राइवर श्रीकांत कांबले का शव भी नदी से निकाल लिया है। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने हादसे में मारे गए लोगों के परिवार वालों को 10-10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। नेवी, कोस्ट गार्ड और एनडीआरएफ की टीमें लगातार सर्च ऑपरेशन में लगी हैं। बसों और दूसरी गाड़ियों की तलाश के लिए एनडीआरएफ 300 किलो वजन वाले चुंबक का इस्तेमाल कर रही है। शुरुआती जांच में खुलासा हुआ है कि सावित्री नदी से हाल ही में रेत माफिया ने रेत की खुदाई की थी, जिसके बाद पुल की नींव कमजोर हो गई थी। शासन ने, जैसा आपको विदित है, इस पूरी घटनाक्रम को देखते हुए बड़ी उच्च स्तरीय जांच का आदेश दिया हुआ है। इस जांच में ये सब बातों का खुलासा होगा। बीजेपी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और वीएचपी के नेता आतंकी संगठन आईएसआईएस के निशाने पर हैं। एनआईए सूत्रों के मुताबिक हैदराबाद में पकड़े गए आईएसआईएस के मॉड्यूल से पूछताछ में ये खुलासा हुआ है। भारत में आईएसआईएस के आतंकियों की भर्ती करने वाला यूसुफ अल हिंदी उर्फ शफी अरमर सीरिया में रहकर भारत में पकड़े गए मॉड्यूल के संपर्क में था। शफी अरमर टेलीग्राम पर विंड ऑफ विक्ट्री नाम से बने ग्रुप के जरिए इस मॉड्यूल से जुड़ा हुआ है। अरमर ने कहा है कि अगर विदेशी नागरिकों को निशाना न बना पाओ तो आरएसएस और बीजेपी के नेताओं पर हमला किया जाए। विदेशी स्कॉलर से रेप के दोषी और पीपली लाइव के को डायरेक्टर महमूद फारूकी को 7 साल की सजा सुनाई गई है। दिल्ली के साकेत कोर्ट ने फारूकी पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। यह रकम पीड़ित को दी जाएगी। कोर्ट ने यह भी कहा, अगर फारूकी ये जुर्माना नहीं चुकाते हैं तो उनको 3 महीने और जेल में रहना होगा। 30 जुलाई को कोर्ट ने फारूकी को कोलंबिया यूनिवर्सिटी की अमेरिकी स्कॉलर से रेप का दोषी करार दिया था, जो रिसर्च के लिए भारत आई थी। महमूद फारूकी पीपली लाइव के डायरेक्टर अनुषा रिजवी के पति हैं और एनडीटीवी में भी काम कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेडियो पर मन की बात के बाद अब लोगों से सीधा संवाद करेंगे। दिल्ली में शनिवार को इसकी शुरुआत हो रही है। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में पीएम मोदी देश के अलग अलग हिस्सों से चुने गए 2000 लोगों से बात करेंगे और उनके सवालों का जवाब देंगे। mygov.in पर सक्रिय या इनोवेटिव आइडिया देने वाले लोगों को कार्यक्रम के लिए चुना गया है। कार्यक्रम का नाम टाउन हॉल रखा गया है। इसमें वित्त मंत्री अरुण जेटली समेत 10 से ज्यादा केंद्रीय मंत्री भी शामिल होंगे। स्टेडियम में मौजूद लोगों के अलावा देश के अलग अलग शहरों को भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जोड़ा जाएगा। सूत्रों के मुताबिक कार्यक्रम में लोग प्रधानमंत्री से सीधे सवाल पूछ सकेंगे।